नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो। हमारा इन दिनों में +2 इकोनॉमिक्स की क्लास में मांग चैप्टर चल रहा था। मांग चैप्टर में हमने अभी तक मांग क्या होती है, मांग का अर्थ, मांग का नियम, किन तत्वों पे मांग निर्भर करती है, कौन सी वस्तुओं पे मांग का नियम लागू होता है और कौन सी पे नहीं, इन सब बातों पे चर्चाएं की थी। इसी टॉपिक को आगे और बढ़ाते हुए आज हमारा विषय रहेगा मांग परिवर्तन। मांग कैसे बदलती है किसी उपभोक्ता की, कैसे कम होती है, कैसे घटती है, किन कारणों से किस दिशा में प्रगति करती है, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे हम। तो आज का हमारा टॉपिक है मांग में परिवर्तन और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। अब से पहले अगर आपको मैं रिफ्रेश करूं, रिमाइंड करवाऊं, तो हमने किया था मांग का नियम। मांग के नियम में हमने किया था अन्य बातें समान रहने पे जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे हम मांग का नियम कहते हैं। ये सामान्य वस्तुओं पे लागू होता है और निम्न कोटि की वस्तुओं पे लागू होता है, गिफन वस्तुओं पे और प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पे लागू नहीं होता। अब एक बात ध्यान दीजिए, इधर हमने मांग के नियम में क्या किया था, कीमत और मांग का संबंध किया था। मांग और कीमत में क्या संबंध है, विपरीत संबंध था। हमने जब ये किया तब मांग के नियम की परिभाषा में अन्य बातें समान रहने पे सबसे पहले लिखा था। अन्य बातें का मतलब क्या है, याद कराऊं आपको। Px वस्तु की अपनी कीमत, या हमने किया था रिलेटेड गुड्स Pr, या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण टेस्ट यानी रुचि और प्राथमिकताओं में परिवर्तन के कारण भी मांग परिवर्तित होती है। एक्सपेक्टेशंस भविष्य में परिवर्तन की संभावना पे भी असर पड़ता है और जनसंख्या के आकार और समूह पर निर्भर करती है। ये बातें हमने की थी। सबसे पहले हम लेते हैं सिर्फ वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत में फर्क कैसे पड़ता है, वस्तु की कीमत में फर्क Px dx, एक वस्तु उस वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग। उस वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग, मान लिया किसी वस्तु की कीमत 20 है और मांग उसकी 200 इकाइयां हैं। जैसे ही उस वस्तु की कीमत घटती है, मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। ये क्या था, याद आया। अब इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में हमने इस तरह से x y इधर प्राइस ले लेंगे और इधर क्वांटिटी ले लेंगे। प्राइस 5, 10, 15, 20, 20 और 10 मैं 2 ही लिख देता हूं, 2 की जरूरत पड़ेगी हमें। इधर 100, 200, 300, 400, 400 की जरूरत पड़ेगी, 200 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब यहां देखिए 20 कीमत थी, ऐसी अवस्था में मांगी गई मात्रा थी 200। इसे मैं ए बिंदु दे देता हूं। ठीक है। दूसरी स्थिति क्या हुई, जैसे ही कीमत घटी 20 से कीमत 10 पे आ गई, मांगी गई मात्रा बढ़ गई, 400 पे चली गई। इसे मैं बी पॉइंट दे देता हूं। यानी ये हमारा मांग वक्र बन गया डी डी।
अब पहले की स्थिति पे थे हम, ए बिंदु पे थे और उसके बाद बी बिंदु पे चले गए, यानी मांग हमारी बढ़कर ये हो गई। ये कह सकते हैं जैसे ही कीमत घटी, मांग में विस्तार हुआ। एक ही मांग वक्र पे इस बिंदु और इस बिंदु पे हमारी मूवमेंट हुई है, जिसे हम हिंदी में संचलन कहते हैं। और वस्तु की अपनी कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप, अतः मांग में क्या हुआ, कीमत कम हुई, मांग में क्या हुआ, मांग में विस्तार हुआ। इसे हम कहेंगे मांग का विस्तार, मांग का विस्तार। या इसे मैं अगर लिख दूं यहाँ, विस्तार विस्तार शब्द क्योंकि जगह थोड़ी है, मांग का शब्द की बजाय मांग का विस्तार समझ लीजिए। इससे ये हो गया हमारा मांग का विस्तार। अब एक स्थिति और भी हो सकती है। कौन सी स्थिति भाई? दूसरी स्थिति ये हो सकती है, वस्तु की अपनी कीमत पहले थी 20 और 200 इकाइयां खरीद रहा था। यहां वस्तु की कीमत कम हुई है। मान लिया यह भी हो सकता है कि वस्तु की कीमत बढ़ जाए। ऐसी स्थिति में मांग घट के हमारी 100 हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारा डायग्राम क्या बनेगा? प्राइस ले रहा हूं इधर, इधर क्वांटिटी, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। 5, 10, 15, 20, थोड़ा सा अलग बना लेता हूं भाई, 10, 20, 30 में कर दूं ताकि क्लियर हो जाएगा हमारे। 10, 20 और 30, और यहां लगा लेता हूं 100, 200, ठीक है। अब पहले वस्तु की कीमत 20 थी, ये रहा 20। ऐसी अवस्था में वस्तु की मांग कितनी हुई? 200। इसे मैं नाम दे देता हूं ए बिंदु। उसके बाद वस्तु की कीमत बढ़ गई, 30 हो गई। ऐसी स्थिति में मांग घट गई, इसे मैं दे देता हूं बी। यानी वस्तु की कीमत बढ़ी और मांग घटी। ये हमारा डीडी वक्र बन जाएगा, ठीक है। यानी हम पहले किस बिंदु पे थे? ए बिंदु, ए से बी के ऊपर गए हैं। ये हो जाएगा हमारा मांग में संकुचन। इसे कहेंगे हम मांग में संकुचन। तो वस्तु की अपनी कीमत से दो प्रभाव होते हैं, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। मांग वक्र पे ही, एक ही मांग वक्र पे, उसी लाइन पे इधर से उधर, ऊपर से नीचे की ओर हमें गति करते हैं। अब ये तो था वस्तु की कीमत, क्योंकि मांग फलन के तत्व थे हमारे। वस्तु की कीमत का हमने समझ लिया। अब देखते हैं अन्य निर्धारक तत्व। जब हमने वस्तु की कीमत में परिवर्तन किया तब अन्य निर्धारक तत्वों को समान मान लिया। अब हम जब अन्य निर्धारक तत्वों की बात करेंगे तो वस्तु की कीमत को समान मान लेंगे। अब यहां देखिए क्या हो सकता है। यहां अगर मैं दोबारा बात करूं उसकी, पी और डी मांग। अब वस्तु की अपनी कीमत की कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मांग का संकुचन, मांग में वृद्धि, मांग में कमी। अब इनको एक अच्छे तरीके से समझते हैं और थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा मैं आपको। यहां क्या हुआ, शुरू में चले आइए। यहां क्या हुआ, मांग वक्र का ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, मांग वक्र के ही किसी बिंदु पे जब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हुआ, इसमें भी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हुआ, इसी बिंदु पे ही मांग वक्र के किसी बिंदु पे उपभोक्ता मूवमेंट कर गया, संचलन कर गया। इसे कहेंगे हम संचलन।
मांग का संचलन। ठीक है, दोनों को। और ये हो गया मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। यहाँ क्या हुआ, मांग में मांगी गई मात्रा का विस्तार हुआ है और यहाँ मांगी गई मात्रा का संकुचन हुआ है। विस्तार फैलना और संकुचन सिकुड़ना, यानी संचलन के दो पार्ट हैं, विस्तार और संकुचन। और ये है परिवर्तन किस बात का, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, अब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन किसके कारण हुआ, अन्य बातें सारी समान रही। वस्तु की खुद की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप हुआ। इसे हम क्या कहेंगे, मांग वक्र पर संचलन कहेंगे, मूवमेंट कहेंगे। इसकी कौन सी स्थितियां हैं, दो स्थितियां हैं, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। मांग का विस्तार में हम ये दिखाएंगे और मांग के संकुचन में हम ये दिखाएंगे। हमें सिर्फ मांग को ही दिखाना है। मांग में फैलाव मांग का विस्तार में आ जाएगा, मांग में सिकुड़न मांग में का संकुचन में आ जाएगा, यानी ये है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। अब चलते हैं इसके बारे में। अब यहाँ क्या हुआ, अन्य निर्धारक तत्वों के कारण परिवर्तन हुआ। एक बात तो ये क्लियर है। दूसरा, इस को हम कहेंगे क्या, ये मांग वक्र। ये देखिए, ये तो एक ही बिंदु पे ही, मांग वक्र पे ही किसी न किसी अन्य बिंदु पे जा रहा है, जबकि यहाँ मांग वक्र क्या है, पहला D1 D1 ये था और दूसरा D2 D2 ये आया, यानी इससे दाईं ओर खिसक गया। और यहाँ क्या था, पहला D1 D1 ये है, इसके बाद दूसरा D1 D2 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 इधर है। इसका मतलब ये इधर खिसक गया, ये अंदर की ओर खिसक गया, ये बाहर की ओर खिसक गया। इसे हम कहेंगे मांग वक्र का खिसकाव। खिसकना, खिसकाव, इसे अंग्रेजी में इसे हम संचलन को कहते हैं मूवमेंट अंग्रेजी में, और इसे कहते हैं शिफ्टिंग, यानी शिफ्ट कर गया है। किधर शिफ्ट कर गया, यहाँ दाएं शिफ्ट किया है, इसे कहेंगे मांग में वृद्धि। और यहाँ बाएं शिफ्ट किया है, इसे हम कहेंगे मांग में कमी, यानी वृद्धि, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। और ये हुआ किसमें परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, ना कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ, मांग में परिवर्तन हुआ है। विस्तार की परिभाषा क्या लिखेंगे, सिर्फ px में परिवर्तन है, इसका मतलब अन्य बातें समान रहने पे जब किसी वस्तु की अपनी कीमत, कीमत क्या हुई, कीमत कम हुई। जब अपने किसी वस्तु की खुद की कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है, उसे मांग का विस्तार कहते हैं। अन्य बातें समान रहने पे, जब वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होने पे, अन्य निर्धारक तत्वों के कारण मांग में वृद्धि होती है, तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। और वस्तु की अपनी कीमत स्थिर रहने पे मांग घटती है, तो उसे हम मांग में कमी कहते हैं। अब एक प्रश्न कई बार और पूछ लेता है, वो कहता है मांग में, क्लियर हुआ ये, तो एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कई बार, वो कहता है मांग में खिसकाव के कारण क्या है। मांग में खिसकाव के क्या कारण है, देखिए, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड के क्या कारण है। दो ही स्थितियां हो सकती हैं मांग वक्र में खिसकाव की, तो मांग में कमी और मांग में वृद्धि। मांग में कमी, मांग में वृद्धि। मांग में कमी और मांग में वृद्धि, जैसा कि हमने याद करो, वो PRY
टी ई एन, ये मांग के अन्य निर्धारक तत्वों के कारण होता है ऐसा। तो पी आर रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमतों के कारण भी ऐसा होता है। संबंधित वस्तुएं कौन सी होती हैं भाई? पूरक वस्तु, पूरक वस्तु और प्रतिस्थापन वस्तु। पूरक वस्तु में कैसे फर्क पड़ता है और प्रतिस्थापन वस्तु में कैसे फर्क पड़ता है? अगर पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हुई है तो मांग में कमी आ जाएगी, और यदि पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी हुई है तो मांग में वृद्धि हो जाएगी। कैसे भाई? पूरक वस्तु कौन सी पूरक वस्तु? जो किसी दूसरी वस्तु को की सहायता करती हो। स्याही, पेन, कार की पूरक वस्तु है पेट्रोल, इस तरह से चाय की दूध, ये सारी बातें। तो जैसे ही पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है उस वस्तु की खुद की मांग में कमी आ जाएगी, और जैसे ही पूरक वस्तु की कीमत में कमी होगी उस वस्तु की खुद की कीमत में मांग में वृद्धि हो जाएगी। प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत यदि घटती है, जब घटती है प्रतिस्थापन वस्तुओं की तो मांग में कमी आती है, और जब बढ़ती है उनकी तो मांग में वृद्धि आती है। कीमत में, कीमत की बात कर रहा हूं, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत और पूरक वस्तुओं की कीमत। ठीक है। प्रतिस्थापन वस्तु कौन सी? बदले वाली, चाय के बदले में कॉफी, सैमसंग मोबाइल के बदले में आईफोन, या इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत जैसे ही घटती है मांग में कमी आती है। यानी बदले वाली, मान लिया चाय के बदले में कॉफी, कॉफी की कीमत घटेगी ना तो चाय की मांग में स्वतः ही कमी आ जाएगी, क्योंकि वो चाय पीने वाले शिफ्ट होके उधर चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। इसे खिसकाव ही तो कहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड। और जैसे ही प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसके ग्राहक जो हैं वो भी उस मुख्य वस्तु की ओर चले आएंगे। इसके अलावा एक और हो सकता है उपभोक्ता की आय, वाई, जैसा कि रिलेटेड वस्तु हो गया। फिर वाई, उपभोक्ता की आय या संपत्ति के घटने या बढ़ने पे क्या फर्क पड़ता है? आय और संपत्ति के बढ़ने पे मांग में वृद्धि होती है और घटने पे मांग में कमी होती है। यानी आय के घटने पर मांग में कमी होती है और बढ़ने पर मांग में वृद्धि होती है। परंतु कौन सी वस्तुओं की चर्चा की थी हमने? सामान्य वस्तुएं, निम्न कोटि की वस्तुएं, अनेक प्रकार की वस्तुएं थी। यदि सामान्य वस्तुओं की मांग घटने पर गिरती है और निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना। और ऐसा ही उसके उलट होता है, सामान्य वस्तुओं की मांग आय और संपत्ति के बढ़ने पे बढ़ जाती है, परंतु निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग घट जाती है। इसके अलावा एक आप और ले सकते हैं, क्रेताओं की संख्या n, या टेस्ट, रुचि और प्राथमिकताएं ले लीजिए पहले आप, कोई बात नहीं। रुचि और प्राथमिकताएं, रुचि और प्राथमिकताएं अगर किसी वस्तु के अनुकूल हैं, बड़ी हैं, तो मांग में वृद्धि होगी, और यदि प्रतिकूल है तो मांग में कमी होगी। यानी प्रतिकूल होने पे मांग में कमी और अनुकूल होने पे मांग में वृद्धि। ठीक है। इसके अलावा भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावनाएं, भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है या आय बढ़ने की संभावना है। अगर कीमत कम होने की संभावना है तो मांग में कमी होगी। कैसे? अगर आने वाले समय में यूं लगता हो कि डस्टर की कीमत कम होने वाली है तो आज मांग में कमी कर देंगे उपभोक्ता, क्योंकि वो सोचेंगे कि जैसे कीमत कम होगी तभी वो खरीदेंगे। और यदि कीमत में वृद्धि होने की संभावना है तो लोग उसका स्टॉक करना शुरू कर देंगे कि बाद में बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी, क्यों ना आज ही खरीद ली जाए। या एक हो सकता है आपका क्रेताओं की संख्या, या n, जनसंख्या, कुछ भी कह लीजिए, क्रेताओं की संख्या। क्रेताओं की संख्या से क्या असर पड़ता है? अगर क्रेताओं की संख्या घट जाती है
तो मांग में कमी होगी, अगर क्रेताओं की संख्या बढ़ती है तो मांग में वृद्धि हो जाएगी। ये मांग में वृद्धि और मांग में कमी के कारण हैं अन्य निर्धारक तत्वों के। ये हमारा आज का टॉपिक था। अच्छे से नोट्स बना लेना। खुद की किसी दूसरे का नोट्स लेके बहुत अच्छा नहीं पढ़ा जा सकता। खुद के अपने नोट्स बनाने हैं और अच्छे से गृह कार्य करना है, क्योंकि ये इसके बाद हमारा एक ही मांग का सामान्य सा टॉपिक और बचता है। उसके बाद मांग इस पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा आपका, तो उसके लिए आप अच्छे से इसे तैयार करें। बड़ा पसंद आने वाला है, इसमें से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।